Hello dear student, good evening to all. Welcome to ड्रीम क्लासेस। मैं मोहम्मद शाकिर मज़हर आप लोग के बीच केमिस्ट्री के टीचर के रूप में उपस्थित हूँ। मैं आप लोग को क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हम लोग क्लास 12 में जितने भी चैप्टर है केमिस्ट्री के वो पूरे साल के अंदर वन बाई वन करके कवर करेंगे और इससे हम लोग बोर्ड के लिए जो भी सिलेबस अपना है वो, और साथ में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आए हैं, ज्वाइन किए हैं कि हाँ मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी तैयारी हो जाएगा, तो आप बेफिक्र रहें। आपका पढ़ाई इस तरह से होगा कि आपका बोर्ड का भी तैयारी हो जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, हम शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर क्लास 12 का जो है केमिस्ट्री का, वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को समझने के लिए और इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमको इस चैप्टर के बेसिक चीजों को जानना होगा। बेसिक यानी ठोस अवस्था है क्या, इसको अगर समझना है तो सबसे पहले हमको पदार्थ समझना होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, कितनी अवस्थाएं उसकी है, पदार्थ के गुण क्या है, किसका बना हुआ है पदार्थ, ये सब समझेंगे तो ठोस को समझना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ को समझते हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। और आज के क्लास में हम लोग सिर्फ पदार्थ का बेसिक चीज जानेंगे, पदार्थ का परिचय जानेंगे, और कल से अपना नेक्स्ट क्लास से अपना क्लास 12 का जो भी सिलेबस है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ठोस अवस्था में ही पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले पदार्थ को समझ लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं पदार्थ। पदार्थ, ठीक ठीक। तो पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं, जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं या जो कुछ हम लोग नहीं देख पाते हैं, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो, हवा हो, यहाँ ये बोतल रखा हुआ या फिर ये मार्कर रखा हुआ, या फिर जो कुछ भी देख रहे हैं या जो कुछ हम नहीं देख रहे, जिसको छू रहे हैं या जिसको महसूस कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें पदार्थ है। इसलिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि पदार्थ कहते किसे हैं। वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती हैं, जिसका कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है और जो रुकावट उत्पन्न करती हैं। थोड़ा इस पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती है, जिनका कुछ द्रव्यमान और आयतन होता है, और जो रुकावट उत्पन्न करें। सबसे पहले हमको पदार्थ को समझना होगा, इन सभी बिंदुओं को समझना होगा कि इसका क्या मतलब है। वे सभी वस्तुएं जो कुछ स्थान घेरती है या जिनका कुछ द्रव्यमान और आयतन होता है।
वे सारी वस्तुएं जो जो हम देख पा रहे हैं या जो हम नहीं देख पा रहे हैं, जो कुछ स्थान घेरती है, उनका कुछ द्रव्यमान और आयतन होता है। और सबसे बड़ी बात है जो रुकावट उत्पन्न करे, ऐसी वस्तुओं को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। अगर रुकावट उत्पन्न के लिए अगर हमको समझना हो तो हमको समझना होगा, एक कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, हम लोग जानते हैं और हम लोग इस चीज को फील किए हैं। जब हम कभी साइकिल चलाते हैं और अगर हम साइकिल चलाते हुए कहीं जा रहे हैं और विपरीत दिशा से अगर हवाएं आ रही हैं, हवा चल रही है विपरीत दिशा में, जिस दिशा में हम साइकिल चलाते जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में, तो हमारे साइकिल का स्पीड जो हो जाता है वो कम हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हवा क्या कर रही है? रुकावट उत्पन्न कर रही है। इसलिए हवा भी क्या है? पदार्थ है। तो और हवा हम लोग को दिखाई नहीं दे रही है, तो ये नहीं सोचना है कि जो चीजें दिखाई नहीं देती है वो पदार्थ नहीं है। वे सभी पदार्थ है जिनका कुछ स्थान होता है, जो कुछ स्थान घेरती है, या जिनका कुछ द्रव्यमान या आयतन है, या जो रुकावट उत्पन्न करे। वे सभी वस्तुएं, वे सभी पदार्थ पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पदार्थ किसका बना हुआ है। अगर हम देखें तो पदार्थ अति सूक्ष्म कणों का बना हुआ होता है। तो सबसे पहले इस बात को जान ले, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों का बना हुआ होता है। हम लोग जानते हैं पदार्थ अति सूक्ष्म कणों का बना हुआ होता है। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों का बना हुआ होता है। अब ये कण कैसे होते हैं, कितने छोटे कण का बना हुआ होता है, इस चीज को समझने के लिए हमको कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने दैनिक जीवन में कुछ उदाहरण को उठाकर देखना होगा और कल्पना करना होगा कि ये अति सूक्ष्म कण का क्या मतलब है, ये कितने छोटे होते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत एक फेस्टिवल है होली। होली में आप रंग यूज करते होंगे, घोलते होंगे, देखे होंगे, या वैसे भी आप रंग को पानी में घोले होंगे। आप एक गिलास लें और उस गिलास में आप कुछ रंग घोलें। उस गिलास में आप कुछ रंग घोलें तो आप देखेंगे कि वो रंग पूरे पानी में क्या हो जाता है? बिखर जाता है। अगर आप इसी तरह से एक बड़ा बर्तन लें, इसी तरह से अगर आप एक बड़ा बर्तन लें और बड़े बर्तन में भी देखने के लिए कोशिश करें, मान लेते हैं इस तरह से एक बर्तन ले लेते हैं, एक बड़े बर्तन में इस तरह से पानी लेने का कोशिश करते हैं। एक बड़े बर्तन में भी इस तरह से पानी लेते हैं तो देख लेते हैं कि क्या होता है। और इस रंग को इस बड़े बर्तन में डालते हैं तो हम क्या देख पाते हैं कि ये रंग इस बड़े बर्तन में भी पूरे में क्या हो जाता है? बिखर जाता है। इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम रंग को छोटे बर्तन में डालें या फिर बड़े बर्तन में जिसमें पानी ज्यादा है, तो हम देखते हैं उसमें भी रंग पूरे में बिखर जाता है। यहां से हम कल्पना कर सकते हैं कि रंग का, जिस कण का रंग बना हुआ है, वो कण कितना छोटा हो सकता है। अगर इसी रंग को अगर हम और बड़े बर्तन में डालें तो शायद उसमें भी हम देख पाते हैं कि रंग पूरे में बिखर जाता है। तो यहां से हम ये आसानी से कह सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं वो अति सूक्ष्म होते हैं। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, आपको ये पढ़ने के लिए मिला होगा जूनियर क्लासेस में और आप देखे होंगे, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है, बताया गया है कि हाँ कितना होता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो बताया गया है, किताबों में लिखा रहता है, आपको जूनियर क्लास में देखने के लिए मिला होगा। एक चम्मच नमक, अगर एक चम्मच नमक का बात करें कि एक चम्मच ले ले और एक चम्मच नमक में कितने कण होते हैं?
एक चम्मच नमक में कितने कण होते हैं? अगर ये पता करने के लिए जाए, देखने के लिए जाए, तो पता चलेगा कि एक चम्मच नमक में बहुत सारे कण होते हैं। और एक्सपेरिमेंटली ये बताया गया है कि अगर आप पूरे दुनिया में जितनी भी आबादी है, लगभग 7 अरब 80 करोड़ के आसपास आबादी है अभी अपने इस दुनिया का। अगर पूरे दुनिया की आबादी को मतलब 1 सेकंड में अगर सब मिलकर गिने तो लगभग 8 अरब के आसपास कण गिना जाएगा। तो इस पूरे आबादी को अगर 1 सेकंड में 8 अरब कण गिन रहा है, तो पूरे आबादी को एक चम्मच नमक में कितना कण है इसको गिनने के लिए लगभग 40 लाख साल लग जाएगा। आप यहां से इमेजिन कर सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि एक चम्मच नमक में इतना कण है कि पूरे दुनिया को गिनने में इसको कितना वक्त लग जाएगा। इतना वक्त की पता नहीं कितनी पीढ़ियां गुजर जाएगी। ठीक है, खैर ये तो बात हो गई कि पदार्थ अति सूक्ष्म कणों का बना होता है। अब सवाल यह है कि इन कणों का गुण क्या होता है पदार्थों के अंदर। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कि इन पदार्थों का क्या गुण है। ठीक है, तो पदार्थ में कणों के गुण, पदार्थ में कणों के गुण। सबसे पहले सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि पदार्थ में एक कणों के क्या गुण हैं। तो हम देखते क्या है कि ये कण अति सूक्ष्म होते हैं। सबसे पहले तो ये जानना है कि कण कण अति सूक्ष्म होते हैं। अति सूक्ष्म का क्या मतलब होता है? मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा कि नॉर्मली हम अपने सामान्य आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं। आगे देखें और ये समझे कि इन कणों के बीच और क्या क्या गुण हैं। तो दूसरा गुण ये देखते हैं कि दो कणों के बीच कुछ खाली स्थान होते हैं, कुछ रिक्त स्थान होते हैं। उन रिक्त स्थान को अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। तो सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। कणों के मध्य कणों के मध्य कणों के मध्य रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें जिन्हें अंतरा अणुक अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। इसे शॉर्ट में हम IMS कह रहे हैं। ये वर्ड हम बार बार यूज करेंगे तो इतना लंबा लिखने के लिए हम शॉर्ट शॉर्ट वर्ड यूज कर लेते हैं ना, जिन्हें अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। IMS का मतलब हो गया इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ध्यान रहे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, जिसका हिंदी मीनिंग हो गया अंतरा अणुक स्थान। इस चीज को हम समझ भी लेते हैं कि ये क्या है। दो कण हम ले लेते हैं और दो कण के बीच में ये दूरी ले लेते हैं R। मान लेते हैं कि दो कण के बीच में ये दूरी R है। तो ये जो दूरी R है, यही R यहां जो हम देख पा रहे हैं अंतरा अणुक स्थान, तो ये R ये दूरी है अंतरा अणुक स्थान। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि अंतरा अणुक स्थान किसे कह रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दो कणों के मध्य या कणों के मध्य एक आकर्षण बल लगता है। उस आकर्षण बल की वजह से ये कण आपस में बंधे होते हैं। या तो देख लेते हैं अब कि ये आकर्षण बल क्या है। तो कणों के मध्य कणों के मध्य
आकर्षण बल होता है, बल होता है आकर्षण बल होता है जिसे अंतरा अणुक आकर्षण बल, इसे हम शॉर्ट में FOA कर लेते हैं, यूज करेंगे इस टर्म को बार बार, इसलिए इसको शॉर्ट बना लेते हैं, अपना अंतरानुक आकर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो एक आकर्षण बल होता है, इसको अंतरानुक आकर्षण बल कह रहे हैं, इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो अब इस बल को देख लेते हैं कि इसका क्या ये है। तो यहां पर हम दो कण बना लेते हैं, एक कण अपना ये हो गया एक, और इसको मान लेते हैं कि ये दूसरा कण है। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं कि इन कणों के बीच में, इन कणों के बीच यहां एक बल लग रहा है, यहां एक बल लग रहा है, इस बल को मान लेते हैं F12। तो F12 को हम यहां देख पा रहे हैं कि कण एक पर कण दो के द्वारा क्या लग रहा है, बल लग रहा है। कण एक पर कण दो के द्वारा क्या लग रहा है, बल लग रहा है, आकर्षण बल। इसी तरह से कण दो पर कण एक के द्वारा आकर्षण बल आरोपित हो रहा है। तो यह आकर्षण बल जो देख रहे हैं हम लोग, इस आकर्षण बल को हम लोग अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। इस बल को हम लोग अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पदार्थ के कणों के और क्या गुण हैं, उस गुण को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो गुण है, पदार्थ के कण अनवरत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअसली इंग्लिश में कह सकते हैं हम इसको। तो पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। तो तो ये सब क्या है, ये गुण है। तो हम लोग अब तक टोटल 4 गुण पढ़े हैं, पहला, कण अति सूक्ष्म होते हैं। दूसरा देखा जाए तो कण के मध्य रिक्त स्थान होते हैं, जिन्हें अंतराअणुक स्थान कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस कह सकते हैं हम लोग इंग्लिश में। तीसरा पॉइंट, कणों के मध्य आकर्षण बल होता है, जिसे अंतराअणुक आकर्षण बल कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह रहे हैं। और चौथा पॉइंट, पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। तो ये थे पदार्थ के कणों के गुण। अब हम लोग चलते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है उसको समझ लेते हैं, और उसी में अपना एक आएगा ठोस अवस्था। तो देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। एक मिनट, पदार्थ की अवस्थाएं। मुख्य रूप से देखा जाए तो पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। वैसे देखते हैं तो अभी
चौथी अवस्था का बात भी हो चुका है कि यहाँ चौथी अवस्था भी है प्लाज्मा, और एक पांचवी अवस्था भी आती है बीईसी, जिसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। खैर हम लोग यहाँ पर तीन अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहली अवस्था है ठोस अवस्था, पदार्थ की ठोस अवस्था। दूसरी अवस्था है पदार्थ की द्रव अवस्था, और तीसरी अवस्था है पदार्थ की गैसीय अवस्था, जिसे गैस भी कहते हैं, ठीक है। पदार्थ की गैसीय अवस्था या फिर क्या ले, गैस, ठीक है। तो ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। अब एक एक करके तीनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग ठोस अवस्था के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं, तीन डायग्राम देखते हैं, तीन संरचना देखते हैं थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। बाकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे डिटेल अंडरस्टैंडिंग मिलेंगे। अभी हल्का सा समझ बना लेते हैं कि ठोस क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। तो चलिए स्टूडेंट आगे देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। इन चीजों को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम अब इसको समझने का कोशिश करते हैं। यहां हम देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो कण है वो बहुत पास पास है, बहुत नजदीक है। यहां पर कण बहुत नजदीक है। अगर हम पहली कंडीशन में देखें, फर्स्ट डायग्राम में, और सेकेंड देख ले और थर्ड देख ले, तो फर्स्ट में हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ कण क्या है, पास पास है। यहां से हम एक चीज देख पाते हैं कि कण चूंकि पास पास है, बहुत नजदीक है, तो यहां पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि दो कणों के बीच जो अंतरा अणुक स्थान है वो बहुत 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 कम है, और अंतरा अणुक आकर्षण बल अगर हम देखें तो यहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो कंडीशन होता है इस तरह का, ये होता है सॉलिड के लिए, जिसे कह रहे हैं ठोस अवस्था। तो ये ठोस अवस्था के लिए होता है। और यहां पर देख रहे हैं दूसरे डायग्राम में अगर देखने के लिए जाए तो हमको देखने के लिए मिल रहा है कि दो कणों के बीच में कुछ दूरी है। ये जो कुछ कुछ दूरी है, तो इसका मतलब है कि दूरी थोड़ा सा यहाँ पर दो कणों के बीच बढ़ गया है, अंतरानुक स्थान ज्यादा है, इसलिए आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। ऐसी अवस्थाएं देखने के लिए लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है, जिसे हम लोग द्रव अवस्था भी कहते हैं पदार्थ के, ठीक है। और तीसरे कंडीशन में देखें तो कण काफी दूर दूर है, ये हम देख पा रहे हैं कि कण काफी दूर दूर है। तो ऐसी स्थिति हमें पदार्थ की गैसीय अवस्था में देखने के लिए मिलती है, तो हम इसे गैस कह सकते हैं, ठीक है। अब हमको यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि क्या संबंध है, संबंध किसके किसके बीच में देखने जा रहे हैं हम लोग, संबंध किसके किसके बीच में। याद कीजिएगा, हम एक शॉर्ट फॉर्म बना लिए थे अपना IMS, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको शॉर्ट में हम रख लिए थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, यानी अंतराणुक स्थान और अंतराणुक आकर्षण बल। हम लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग ये चीज देख चुके हैं, और ये हम लोग डेली लाइफ का अपना किया हुआ काम है, देखे हैं, प्रैक्टिकल करके देखे हुए हैं। हम ये चीज बड़े आसानी से कह सकते हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर दो चुंबक को आप अगर पास पास लाए, दोनों का अगर ध्रुव विपरीत है और दोनों को पास पास लाए, तो जितना नजदीक लाएंगे दोनों के बीच दूरी जितनी कम होगी
आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। और दूरी अगर बढ़ा दे तो क्या होगा? बिल्कुल सही, दूरी बढ़ा देंगे तो आकर्षण बल घट जाएगा। मतलब अगर इस दोनों के बीच अगर हम संबंध देखें तो किस तरह का संबंध हमें देखने के लिए मिलता है? इस दोनों के बीच अगर हम संबंध देखें तो ये संबंध इस दोनों के बीच अगर हम संबंध देखना चाहे तो संबंध में क्या देखने, अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस अंतरा अणु का स्थान अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अल्टीमेटली अंतरा अणु का आकर्षण बल कम हो जाएगी। और अगर हम देखें अंतरा अणु का आकर्षण बल अगर कम हो तो अंतरा अणु का स्थान अगर कम हो तो आकर्षण बल बढ़ जाएगा। ये हम लोग ऑलरेडी अपने डेली लाइफ में ये चीज देखते हैं और ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कि आप मैग्नेट में ये चीज ट्राई कर सकते हैं। दो चुंबक को अगर विजातीय ध्रुव को एक साथ लाएं और दोनों के बीच अगर दूरी बहुत कम हो तो आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा और जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाएंगे आकर्षण बल कमजोर पड़ता चला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है, ठोस में क्या हो रहा है, द्रव में क्या हो रहा है और गैस में क्या हो रहा है। तो हम यहां से एक चीज बड़े आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। क्या देखने के लिए मिल रहा है कि यहां ठोस में दो कणों के बीच अंतरा अणु का स्थान बहुत कम है, किसकी तुलना में? द्रव की तुलना में। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा और यही वजह है कि ठोस के कण बहुत ज्यादा आपस में बंधे होते हैं आकर्षण बल से। और बाकी इसके और चीजों पर बात करेंगे कि आखिर आकार निश्चित क्यों होता है ठोस का, आयतन निश्चित क्यों होता है, आकृति निश्चित क्यों होता है, इस पर भी बात करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, यहां देखने के लिए मिल रहा है कि द्रव के कणों के बीच थोड़ा दूरी ज्यादा है तो ठोस की तुलना में यहां अंतराणु का स्थान ज्यादा है और आकर्षण बल कम हो जाएगा। गैस में देखा जाए तो गैस के कण के बीच अंतरा अणु का स्थान बहुत ज्यादा होता है, आकर्षण बल लगभग ना के बराबर होता है और इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आकर्षण बल चूंकि ना के बराबर है तो इसके कण स्वतंत्र होते हैं घूमने के लिए इधर उधर। ठीक है, किसके? गैस के। ठीक है, तो अब हम थोड़ा चलते हैं ठोस, द्रव और गैस के गुणों पर थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक, चलते हैं, हम एक एक करके तीनों का बात करेंगे। ठीक, एक तरफ हम ठोस को रख लेते हैं, एक तरफ हम द्रव को रख लेते हैं और एक तरफ हम गैस को रख लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर इस तीनों में क्या अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ठोस, द्रव और गैस में किस तरह से अंतर को हम देख पाते हैं और कारण के साथ हम समझेंगे कि वो अंतर क्यों है। ठीक है, तो पहला और साथ में इसके गुण पर भी चर्चा कर लेंगे। तो पहला गुण क्या है? पहला गुण है कि ठोस का जो आकार होता है वो निश्चित होता है, उसकी आकृति निश्चित होती है और आयतन निश्चित होता है। ठीक, तो ठोस के, तो हम यहां पर लिख लेते हैं इसके आकार, आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। इसके आकार, आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। अब थोड़ा इसका कारण भी समझ लेना है कि क्यों निश्चित होते हैं। अभी थोड़ा देर पहले लास्ट स्लाइड में हम ये चीज देखे थे कि ठोस के कणों के बीच जो अंतराणु का स्थान है वो बहुत कम है और इस वजह से आकर्षण बल बहुत ज्यादा होगा और आकर्षण बल ज्यादा होगा तो हमको पता है कि ये कण एक दूसरे से बहुत मजबूत बल से इस तरह से बंधे हुए होंगे। अगर ये कण एक दूसरे से बहुत मजबूत बल से बंधे हुए हैं, बहुत ज्यादा आकर्षण बल इस दोनों के बीच में, तो इसके कण का अपने जगह को छोड़कर डिस्प्लेस होना, विस्थापित होना बहुत ही मुश्किल है। यानी अगर निश्चित तापमान पर देखा जाए तो इसका आकार, आकृति और आयतन
नहीं बदलने वाला है, हमेशा फिक्स रहने वाला है। लेकिन ध्यान रहे बात निश्चित तापमान का है। अगर हम तापमान में परिवर्तन करेंगे तो आकार में भी परिवर्तन होगा, आयतन में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट गुण की तरफ और इसी तरह से तुलना करते हुए हम द्रव और गैस में भी देख लेते हैं। ठीक, तो हम देखते हैं कि द्रव में ये चीज क्या हो रहा है। अगर ठोस की तुलना में देखा जाए तो द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, आकृति भी निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो इसके आकार एवं आकृति अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, जबकि आयतन निश्चित होते हैं। अब इस चीज को भी समझना है। हम लोग अभी लास्ट स्लाइड में ये चीज देखे हैं कि द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के कणों के बीच दूरी, अंतराणु का स्थान ज्यादा होता है, इसलिए अंतराणु का आकर्षण बल कम होते हैं। तो इसके कण कुछ दूर होते हैं, दूर होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर चूंकि फ्री होते हैं, हल्का फ्री होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ये स्लिप कर सकते हैं, घूम सकते हैं। अब ये चूंकि घूम सकते हैं तो इसका आकार और आकृति निश्चित हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये आकार आकृति इसका लगातार बदलते रहेगा। जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार ले लेगा। अगर हम इस बोतल में द्रव को रख दें तो इस बोतल का आकार ले लेगा, और अगर हम इस बोतल में द्रव को रख दें तो इस बोतल का आकार ले लेगा। आप देख भी सकते हैं यहां। ठीक है, तो लेकिन आयतन के बारे में बात किया जाए तो चूंकि आकर्षण बल इतना भी कम नहीं होता है कि इसके कण इसको छोड़कर कहीं चले जाए। तो जब कण कहीं नहीं जा रहे हैं तो जितना जगह छेकने का उसका क्षमता है वो बना रहेगा। तो चाहे हम इस बोतल में रखें, अगर 1 लीटर पानी है, 1 लीटर कोई द्रव है, तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे किसी भी पात्र में रख दे। मतलब आयतन नहीं बदलने वाला। हाँ, आकृति जिस पात्र में रखेंगे उसी की आकृति को ये ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा गैस की तरफ। गैस में क्या देखते हैं, गैस के कण इसके आकार, आकृति एवं आयतन एवं आयतन अनिश्चित होते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे यहां कि गैस के ना तो कोई आकार होता है गैस का, ना आकृति होता है, और ना ही इसके आयतन निश्चित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर थोड़ा सा पीछे जाकर करके देखने का कोशिश करें तो हम जानते हैं कि इसके कणों के बीच ये जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। और चूंकि IMS को देखें, इंटरमोलिकुलर स्पेस को, तो बहुत 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 ज्यादा होता है। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, वो बहुत कम हो जाता है। चूंकि आकर्षण बल बहुत कम हो रहा है तो इसके कण आजाद होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं एक जगह से दूसरे जगह घूमने के लिए। तो जब इसके कण फ्री है, कोई कण इधर जा रहा है, कोई कण उधर जा रहा है, ये फ्री है। अगर फ्री है तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ना तो इसका आकार निश्चित होने वाला है, और ना ही आयतन निश्चित होने वाला, और ना ही आकृति निश्चित होने वाला है। गैस को जिस बर्तन में रख देंगे उसका जो आयतन होगा वही गैस का आयतन होगा। अगर गैस को हम एक छोटे से डब्बा में बंद कर दें तो आयतन गैस का उतना ही हो जाएगा। उसी गैस को अगर एक कमरा में रिलीज कर दे, मुक्त कर दे, छोड़ दे, तो जो कमरा का आयतन है वही गैस का आयतन होगा। मतलब क्लियर है कि गैस का ना तो आयतन निश्चित है, ना आकार निश्चित है, ना ही आकृति होता है इसका। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप ठोस, द्रव और गैस में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो बढ़ते हैं थोड़ा आगे, और भी कारणों पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे गुण हैं तो उस गुण पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक तो आकार, आकृति, आयतन का बात हो गया। नेक्स्ट अगर देखने चले तो हम
आकार, आकृति, आयतन का बात हो चुका है। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, जिसको कहते हैं द्रवनांक और क्वथनांक, इसका मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। उच्च होता है का मतलब बहुत ज्यादा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, द्रवनांक है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, क्वथनांक है। द्रवनांक किसे कहते हैं और क्वथनांक किसे कहते हैं? द्रवनांक वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में बदलने लगता है उसको द्रवनांक कहते हैं, और क्वथनांक वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है या कोई ठोस गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक को इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में बीपी कर लिए हैं, और द्रवनांक को इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, इसलिए इसको शॉर्ट में एमपी कर लिए। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, जबकि द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट तो द्रव का हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि द्रव ऑलरेडी द्रव अवस्था में होता है, तो उसको अब पिघलाना क्या है। ठीक है, तो इसके बॉइलिंग पॉइंट का बात करते हैं। तो द्रव का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस की तुलना में कम होता है, और इसके लिए तो बॉइलिंग पॉइंट का भी बात नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी ये गैसीय अवस्था में है, तो अब इसको गैसीय अवस्था में क्या बदलना है। ठीक है, तो यहां पर हम ये देख रहे हैं कि जो द्रव का, ये ठोस का जो द्रवनांक है और क्वथनांक है वो उच्च होता है, जबकि द्रव का जो क्वथनांक है वो ठोस की तुलना में कम होता है या निम्न होता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है और इसके बीच आकर्षण बल बहुत कम है। हम लोग को पता है कि अगर दो चीजों के बीच बंधन बहुत ज्यादा हो तो उसको तोड़ने के लिए हमको ज्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, और अगर जिसके बीच बंधन कमजोर है तो उसको तोड़ने के लिए हमें कम ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसके बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, तो इस बंधन को तोड़ने के लिए हमको ज्यादा हीट देना पड़ेगा, ज्यादा ऊर्जा देना पड़ेगा, इसलिए इसका जो द्रव्यनांक है और क्वथनांक है उच्च होगा, इसकी तुलना में इसका क्वथनांक कम होगा। ठीक, अगर देखा जाए और भी बहुत सारे पॉइंट है। इसका घनत्व उच्च होता है, जबकि इसका घनत्व निम्न होता है ठोस की तुलना में, और इसका घनत्व तो बहुत ज्यादा निम्न होता है, इसका घनत्व। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारा पॉइंट है। हम लोग मेन बात जो जानना था वो जान चुके। हम लोग का जो चैप्टर है जिसको हम लोग को पढ़ना है वो है ठोस अवस्था। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं ठोस अवस्था। आज के क्लास में बस ठोस अवस्था में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो हम बता करके आज का क्लास ऑफ करेंगे। तो आप लोग का काम होगा कि जो भी आज हम एक फ्लो चार्ट बनाने जा रहे हैं, आप उस फ्लो चार्ट में जो भी पॉइंट होगा, जो भी मुख्य बिंदु होगा, उसके बारे में कल पढ़ कर आइएगा, तो पढ़ाने का मजा और ज्यादा बढ़ जाएगा और पढ़ने का भी। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था के लिए काफी पॉइंट हम लोग देख लिए। तो ठोस होता है दो प्रकार का। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में अगर हम लोग देखें तो क्रिस्टलीय ठोस हम लोग को चार प्रकार का पढ़ने के लिए आएगा। ठीक है, तो हम ये फ्लो चार्ट बना लेते हैं। अपना पहला है
आणविक, आणविक क्रिस्टलीय ठोस आप लिख सकते हैं, आणविक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। सहसंयोजक, सहसंयोजक ठोस। धात्विक ठोस, अगर देखा जाए तो आणविक ठोस हम लोग को 3 प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। आणविक ठोस में हम लोग को देखने के लिए मिलेगा अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस। और एक हम लोग को मिलेगा एक हम लोग को मिल जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अबंधित, हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। तो स्टूडेंट कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ठोस 2 प्रकार के देखेंगे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में हम लोग 4 प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस देखेंगे, आणविक ठोस, आयनिक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक ठोस, आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन अबंधित आणविक ठोस। तो कल के क्लास में हम लोग इसमें अंतर स्पष्ट करेंगे और ये सारे सभी ठोस को इसका वर्णन करेंगे और इसको जानेंगे कि क्या है। तो ठीक है स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।